सभी को नमस्कार। आज मैं राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर विद्या भारती उत्तराखंड द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में मैं सभी विद्यालयों से जुड़े सम्मानित प्रधानाचार्यगण एवं आचार्यगणों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा हमारे माननीय प्रांत संगठन मंत्री जी का आदेश हुआ कि आज हम राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर अपने सभी आचार्यगण और सभी प्रधानाचार्य गणों के साथ मिलकर आज के इस दिवस की महत्ता पर कुछ एक गोष्ठी का आयोजन करें, और इसमें हमें हो नहीं सकता। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से बहुत ही हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर जिनका वैदिक गणित पर विशेष कार्य किया है, जिन्होंने ऐसे हमारे प्रोफेसर गजेंद्र प्रताप सिंह जी ने शहर समय सहमति प्रदान की कि हम आपके साथ जुड़कर आज के इस दिन विचार विमर्श करेंगे। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ संभाग निरीक्षक हमारे श्री नथीलाल बंगवाल जी, श्री सुरेशानंद जोशी जी भी जुड़े हुए हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे प्रांत बौद्धिक शिक्षक गणित प्रमुख भी, वैदिक गणित प्रमुख भी हमारे साथ इस बैठक में है, इस संगोष्ठी में है, श्री दिनेश भट्ट जी। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हमारे वेदांग ज्योतिष में गणित की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणयो यथा तद वेदांग शास्त्राणाम गणित मूर्ति वर्धते। यानी कि जैसे कि मोरों में शिखा और नागों में मणि का स्थान सबसे ऊपर है, वैसे ही सभी वेदांग और शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है। भारत में जैसा कि हमें पता ही है कि ऋग्वेद रचना काल से पूर्व ही लोक मंगल हितैषी हमारी ज्ञान परंपरा रही है। वैदिक काल में ही भारत में सभी कलाओं का विस्तार हो चुका था। जब विश्व में गणित का ज्ञान नगण्य था, तब तक भारत इस क्षेत्र में महान उपलब्धियां हासिल कर चुका था। इस संदर्भ में मेरा यह भी कहना अतिशयोक्तिपूर्ण ना होगा कि 12वीं शताब्दी में भारत गणित के क्षेत्र में विश्व का ज्ञान गुरु था। महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, महावीर, भास्कर और जिनका आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं, ऐसे श्रीनिवास रामानुजन द्वारा की गई महान देन को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुझे विश्वास है कि आज हम इस संगोष्ठी में गणित को लेकर व्यापक विचार विमर्श करेंगे और भारतीय ज्ञान परंपरा में किस प्रकार से वैदिक गणित का योगदान रहा है। हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हमारे बीच प्रोफेसर गजेंद्र जी जुड़ने जा रहे हैं, वो हमें बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। हालांकि आज जवाहरलाल नेहरू जेएनयू विश्वविद्यालय में भी इंटरव्यू चल रहे हैं, उनकी कुछ समय की पाबंदियां थी, लेकिन आपने प्रोफेसर गजेंद्र जी आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर गजेंद्र जी, जब तक वो हमारे बीच जुड़ रहे हैं, मैं कुछ आज आपको एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं, और जिसमें कि आज श्रीनिवास रामानुजन जिनका हम जन्मदिन मना रहे हैं, इनके बारे में मैं आपको कुछ इस प्रेजेंटेशन में, अभी एक कार्यक्रम और यहाँ पर हुआ है राष्ट्रीय गणित दिवस का, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरी स्क्रीन आपको सबको दिखाई दे रही होगी जहां तक मुझे उम्मीद है। जी भाई साहब, दिख रही है जी। भाई साहब जी, ओके। रामानुजन जिनको मैथ मैजिक का आविष्कारक कहा जाता था, हम सभी ने बहुत सारी कहानियां सुनी है उनके बारे में। हम छात्र छात्राओं को अनेक उनके द्वारा गणित के क्षेत्र में किए गए अनेक योगदान को हमेशा बताते रहते हैं। कुछ ऐसे ही एक दो ऐसे ही योगदान मैं बताऊंगा जिनको हम हमेशा भैया बहनों को अगर कक्षा में बताएंगे तो निश्चित तौर पर उनकी गणित को लेकर रुचि जो है वो आगे बढ़ेगी। ऐसा ही एक छोटा सा ये मेरा एक प्रेजेंटेशन है। मैं यहाँ श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय गणित विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ, और साथ ही मेरा सौभाग्य है कि मैं सरस्वती विद्या मंदिर का ही पुरातन छात्र भी हूँ। तो मुझे बहुत ही मेरा सौभाग्य है कि आज आप सभी को संबोधित करने का ये अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है, आप सभी के साथ जुड़ने का ये अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। जैसा कि इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको थोड़ा सा रामानुजन की लाइफ और पैशन के बारे में बताऊंगा। रामानुजन का मैजिक स्क्वायर हम सभी को पता है, हम भैया बहनों को क्लास में अगर इसको बताए तो निश्चित तौर पर गणित को लेकर उनकी रुचि बढ़ेगी। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको ये कुछ उनके द्वारा किए गए अन्य कार्यों के बारे में यहाँ बताऊंगा कि किस प्रकार से टैक्सी कैब नंबर, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और प्रोफेसर हार्डी उनको देखने आए थे, तो किस प्रकार से उन्होंने उनके टैक्सी के गाड़ी के नंबर में एक खासियत बता दी थी। अ, जी 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 डॉक्टर साहब।
गजेंद्र जी, आप हैं? नहीं, लिमिट एक्सीड नहीं है। एक सेकंड, मैं एक अभिषेक जी, अभिषेक जी जी आप हैं? जी। हाँ जी, हाँ जी, हम जुड़े हैं। ये प्रोफेसर गजेंद्र जी जुड़ना चाह रहे हैं, ऐसा जुड़ नहीं उन, पा रहे हैं। उनसे पूछिए कि उनका मोबाइल नेम क्या है। गजेंद्र जी किस नाम से आ रहा है आपका? गजेंद्र प्रताप सिंह के नाम से आ रहा होगा। ठीक है भाई साहब, मैं देख। ठीक है। तो अभिषेक जी 100 हो गए ना उसमें। हाँ भाई साहब, 100 हो चुके हैं ना, इसलिए हमें उनको ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बाकी नहीं कर सकते। अभी आप आपको जोड़ रहे हैं गजेंद्र, प्रोफेसर साहब आपको जोड़ रहे अब हैं अभी। मेरा भी नहीं जुड़ रहा 100 के बाद। अभिषेक जी भाई साहब, मैं दूसरे आचार्य जी फोन से देख रहा हूँ। नहीं नहीं, आप आपको जोड़ रहे हैं गजेंद्र जी, एक सेकंड एक सेकंड। नहीं ना, मेरा भी नहीं जुड़ा। 43 से बंगाल बोल रहा हूँ। अभी इसमें पार्टिसिपेंट तो 92 दिखा रहा है वैसे। हाँ, और वो मोबाइल पर मेरे 100 आ रहा है, 100 जुड़ गए। हमारे मोबाइल में भी सब 92 आ रहा है। प्रोफेसर आप, सर गौरव सर, आप कंटिन्यू कीजिए, मेरे रिक्वेस्ट थोड़ी ज्यादा हैं तो इसलिए कर रहा हूँ उनका मैनेज। ओके उनका ओके ओके। पूरा प्रोफेसर नाम आप। साहब, 92 हो गजेंद्र गए जी सर। 100 हो आपको गए जोड़ सर। रहे हैं, बस 2 मिनट दीजिए। सर कुछ और जोड़ना चाह रहे हैं सर, वो भी जोड़ नहीं पा जी रहे हैं सर। हाँ, और नहीं जुड़ पाएंगे सर, 100 की एक लिमिट है। जी जी। चलो कोई बात नहीं, अभिषेक जी बढ़ा दो, डॉक्टर साहब का मिल जाए हमको बात। दूसरे फोन से सुन ले। जी। रामानुजन जिनका जन्मदिन आज मना रहे हैं, जिनके जन्मदिन के अवसर को हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में आज हम मना रहे हैं। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को यूरोप के पल्ली पलायम स्थान पर हुआ था। और इनका जो बचपन बीता वो कुंभकोणम तमिलनाडु में, जिस जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि कुंभकोणम इसीलिए कहा जाता था क्योंकि हर 12 साल में यहाँ कुंभ की तरह ही एक मेला लगता था, इसीलिए इस स्थान का नाम था तमिलनाडु में। यहाँ इनका बचपन बीता था, जहाँ से इनकी प्राथमिक शिक्षा और दीक्षा हुई थी। इनके माता और पिता का नाम, जो हमें कक्षा में भी भैया बहनों को बताते हैं, हर कार्यक्रम में बताते हैं कि श्रीनिवास अयंगर के पुत्र थे। इनकी माता जी का नाम कोमल थलम था। 12 साल की उम्र में ही जिस प्रकार से बचपन से ही एक गणित को एक लेकर सेकंड के लिए इनके। गौरव जी आपको रोकूंगा। जो ठीक है। अपने सर हैं वो जुड़ गए हैं ना, गजेंद्र प्रताप जी, आप जुड़ गए हैं? गजेंद्र जी, गजेंद्र प्रताप सिंह जी, अनम्यूट Yes, करना पड़ेगा। ओके, yes, थैंक yes. यू। I'm here, sir. ओके, थैंक यू सो मच। ओके गजेंद्र जी, आप जुड़ गए? जी जी, I'm here. डॉक्टर ओके साहब ओके। नमस्कार जी। ओके, नमस्कार नमस्कार। आपका आज विद्या भारती उत्तराखंड के द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी जी, धन्यवाद मैं सर। कुछ मेरी रामानुजन जी के जन्म परिचय यहाँ पर दे रहा हूँ। इसके पश्चात हमें आपका उद्बोधन सुनने को मिलेगा और हमारे प्रांत संगठन मंत्री विद्या भारती जो आज इस संगोष्ठी की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, माननीय भुवन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका भी पाथेय हमें प्राप्त होगा। जैसा मैं बता रहा था कि 12 साल की उम्र में ही आपके शिक्षक आपको चाइल्ड मैथमेटिशियन नाम से जान रहे थे। आप कक्षा में अनेक सूत्रों का जिस प्रकार से हल कर रहे थे कक्षा में। एक छोटी सी कहानी आपके बारे में बहुत प्रसिद्ध है कि एक बार एक अध्यापक ने आपसे पूछा कि अगर 12 फल हैं और उनको 12 स्टूडेंट्स में वितरित करना है तो कितने, एक स्टूडेंट को कितने फ्रूट मिलेंगे, तो केला या आम, इसकी अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से वर्णन है। तो उन्होंने कहा था कि क्लास के स्टूडेंट्स ने कहा कि हर एक को एक एक मिलेगा। फिर उन्होंने पूछा कि अगर 5 फल हो और 5 स्टूडेंट हो, तो उन्होंने कहा हर एक को फिर एक एक मिलेगा। उन्होंने कहा 2 फल हो 2 स्टूडेंट हो तो हर एक को एक एक मिलेगा। तो उन्होंने इस प्रकार से जब कक्षा में समझाया तो श्रीनिवास रामानुजन जी ने खड़े होकर पूछा कि अगर कक्षा में 0 छात्र हो और 0 ही फल हो तो क्या फिर हर एक को एक एक मिलेगा? तो इस प्रकार से जो उनकी सोच थी उससे शिक्षक भी आश्चर्यचकित रह जाते थे उस समय। उनका जो काम था वो टिग्नोमेट्री पे ही था और 13 साल की उम्र में अनेक टिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को उन्होंने प्रूव कर लिया था। बहुत सारे सॉल्यूशन दे दिए थे उन्होंने 13 साल की कुल छोटी सी आयु में ही। और हमेशा वो मंदिर में बैठ के गणित की जो भी
मेरी आवाज आ रही है क्या आपके पास? हेलो। आवाज आ रही डॉक्टर साहब। अच्छा, ये कुछ लोगों का अनम्यूट हुआ है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने को म्यूट कर लीजिए। गौरव जी आप अपने को अब अनम्यूट कर लीजिए। तो ऐसे राउंड लगा रहा था जी मैं आपस अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ही आपने एक मद्रास कोर्ट में क्लरिकल जॉब के पद पर कार्यरत रहे आप। उसके पश्चात आपने जो जितने भी गणित में, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे थे जिनको आप कागजों में करते रहते थे, और मैं आपको बता रहा था कि मंदिर में बैठ के ड्रम की आवाज सुन के इनका कहना ये था, कितनी उसमें सच्चाई थी या जो भी उस समय की तात्कालिक परिस्थिति थी, इनका ये कहना था कि मेरी जो देवी हैं वो आके मेरे को हर एक फॉर्मूला बता के जा रही हैं। और इनके जो हस्तलिखित जितने भी हाथों से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स थे, इन्होंने प्रोफेसर हार्डी को भेजे, जो कि उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे। प्रोफेसर हार्डी ने उन नोट्स को पढ़ते ही उनको इनवाइट किया कि आप यहाँ आइए और यहाँ काम कीजिए। इतने उनके नोट से प्रभावित हुए और वहां जाकर उन्होंने 30 पेपर लिखे, जिन जो आज भी अनेक पुस्तकों में मैं भी दिखाऊंगा विद्यमान है। और उस प्रकार के रिसर्च पेपर उस समय कोई नहीं लिख पा रहा था जिस प्रकार से रामानुजन जी ने अपना योगदान दिया। तो प्रोफेसर हार्डी बहुत प्रभावित हुए। उनको अनेक वहां पर जाकर, क्योंकि उनका यहाँ की उनकी जिस प्रकार से खान पान था, वहां जाकर उनको अनेक दिक्कतें हुई, स्वास्थ्य संबंधी अनेक बीमारियां हुई। उसके बाद भी उनको फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी चुना गया, जो कि उस समय वो दूसरे व्यक्ति थे, किसी भी भारतीय को नहीं चुना जाता था। फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी वो चुने गए अपने कामों को लेकर। और केवल 32 वर्ष की उम्र में ही, 32 वर्ष तक ही वो जी पाए, लेकिन 32 वर्ष में ही गणित को जिस प्रकार से उन्होंने अपना योगदान दिया वो अतुलनीय है। वो हम सभी के लिए एक आदर्श के रूप में, गणित के क्षेत्र में काम करने वाले एक भारतीय गणितज्ञ के रूप में पहचान बना पाए। और उनके उसी आधार पर हम आज ये गणित दिवस को मना रहे हैं। उनकी छोटी से एक मैथमेटिकल स्क्वायर को बनाने के पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा, क्योंकि हमारे प्रोफेसर गजेंद्र प्रताप सिंह को अन्य एक इंटरव्यू में शामिल होना है। तो मैं आगे अपनी बात कंटिन्यू करूंगा। ये हम अगर क्लास में बच्चों को बताएं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक बहुत छोटा सा, जो कि मैजिक स्क्वायर, रामानुजन मैजिक स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। इसकी इतनी सारी खासियत हैं और जो कि शायद एक सामान्य बच्चा ना अपने मन में ला पाए, और रामानुजन ने एक छोटी सी उम्र में ये अपना मैजिक स्क्वायर को मनाया था। और इसमें क्या महानता है, एक एक करके हम देखते चलेंगे कि ये अलग अलग कलरों से मैंने इसको बना रखा है कि इसके हर नंबर, अगर किसी भी रो को सम करें, सम 139 आएगा। किसी भी कॉलम को सम करें, फिर सम 39 आएगा। किसी भी रो को देख लीजिए आप, 22, 12, 18, 87 सम करेंगे 139 आएगा। किसी भी कॉलम को सम करेंगे, 22, 88, 10, 19, किसी भी कॉलम को लीजिए आप, 139 आएगा। इसके पश्चात अनेक इसको कलरों से उन्होंने बताया कि सम ऑफ नंबर ऑफ एनी डायगोनल इज आल्सो 139। अगर डायगोनल के नंबर लें फिर सम 139 आएगा। अगर हम कॉर्नर के नंबर लें, कॉर्नर के नंबर भी हैं लेफ्ट हैंड 22, 87, 19 एंड 11, फिर 139, फिर सम 139 आएगा। ये देखिए आप, जिस प्रकार से इन्होंने पूरा बता दिया कि जितनी भी पॉसिबिलिटी कलरों की इन्होंने ली, हर पॉसिबिलिटी में सम वो 139 लेकर आए। इस स्क्वायर को कहा गया रामानुजन मैजिक स्क्वायर। तो ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल अगर हम अपने कक्षा में भैया बहनों को बताएंगे कि किस प्रकार से गणित को लेकर उनका योगदान रहा, तो निश्चित तौर पर वो गणित को लेकर एक जो डर बैठा रहता है, एक जो एक संदेह सा रहता है भैया बहनों के मन में, वो निश्चित तौर से दूर होगा। मैं अभी अपने प्रेजेंटेशन को यहीं समाप्त करता हूं। मैं आगे जुड़ूंगा आप लोगों के साथ, फिर आगे शेयर करूंगा, इसको कंटिन्यू करूंगा। लेकिन हमारे बीच उपस्थित हैं इस समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बहुत ही सीनियर प्रोफेसर हैं, बहुत ही विद्वान प्रोफेसर हैं, जिनका भारतीय ज्ञान परंपरा और वैदिक गणित को लेकर एक विशेष योगदान रहा है। गणित के क्षेत्र में अनेक शोध पत्र आपके प्रकाशित हैं, विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आप व्याख्यान दे चुके हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे विद्या भारती उत्तराखंड द्वारा
आज आयोजित इस संगोष्ठी में आप हमारे बीच जुड़े हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, और मैं आमंत्रित करता हूं आपके समय को देखते हुए कि आप हम सभी को अपना उद्बोधन देना, आज इस राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर अपना उद्बोधन दें। प्रोफेसर गजेंद्र प्रताप सिंह। नमस्कार डॉक्टर गौरव जी, हमारे अग्रज हमेशा रहे हैं आप। आपका मार्गदर्शन हमें बहुत पहले से मिलता रहा है जब आप जामिया में थे। एंड तब से आपसे मेरा जुड़ाव है, काफी घनिष्ठ जुड़ाव है। एंड सबसे पहले मेरा थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट इन दिस प्लेटफॉर्म, वेरी गुड प्लेटफॉर्म वेयर द टीचर्स आर कनेक्टेड। ऑल्सो प्रांत संगठन मंत्री भुवन जी को भी आदरणीय भुवन जी को भी नमस्कार, सभी को नमस्कार। So as we are connected here with a very special day for our country, our proud basically, the great mathematician Srinivasa Ramanujan, we know. But I have asked about to speak on the Vedic mathematics. Vedic mathematics and some application, or I can here propose some kind of open problem in Vedic mathematics, and I can also take part in the discussion how we can reduce the gap our ancient knowledge system or ancient mathematical knowledge and the existing one. I have something to say for the discussion basically, and discussion can always be improved. And in this discussion, after 5 to 6 minutes, I will also show how the Vedic mathematics is useful in not only the some kind of computational in other area as well. So very one method I will also would like to discuss here, maybe one in the form of Nikhilam and in the form of duplex. Fine. So before that, I just wanted to state here, or I will mix because our language as well, because whenever we are talking about the Western culture, पश्चिमी देश, if we talking about the, जैसे हम बात करते हैं 14वीं शताब्दी की बात कर, तो वहाँ स्कूली या मैथमेटिक्स इतना डेवलप नहीं हुआ था उस टाइम, 14th century की I'm talking about. Not, and before that we have lot of things, and we have lot of develop some article in the form of manuscript, and sometime we are not we have not gone through those article, but the in Western culture the mathematics not develop at the level. इसका अनुमान आप ऐसे ही लगा सकते हैं, whenever जब वो कोई गिनती करते थे किसी चीज की, तो उसको गिनती करने वो भूल ना जाए तो क्या करते थे, एक उनके बाद में जो शीप होता था, भेड़, उनको भेजते थे, जैसे मान लो 10 नंबर है तो 10 भेड़ लेते थे, उनको काउंट करते थे, भाई एक अंदर हो गया, दूसरा अंदर हो गया, तीसरा, अब टोटल काउंट हो जाता था, देन वो बोलते थे यस वी हैव डन. But before that, we have several things, even not only the mathematics, in other area, chemistry, physics, or astronomy, and we have some idea about some the, जैसे हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण ये तब हुआ होगा, सूर्य ग्रहण तब हुआ होगा, ये सब हम पहले हमारे 22nd BC से भी पहले it was developed in our country, भारतवर्ष, in long back. So I will start something about, I can share some screen in front of you all. The screen is, let me share my screen first. This is the, just a minute, that presentation. This one. I think this is visible to everyone. Anyone can assure me? Yes. And I have taken that contains some kind of material. This is not my original content, but I have some original that I will not discuss. But I have something original in original form as well. And these content I have taken some open access sources and some lectures. As very first thing, this is mentioned in the Vedas. यथा शिगा मयूराणा नागाना, जैसे मयूरों में जो नागों की जो मणि सब सेठ है, ऐसे हम बात करते हैं ना, ऐसे वेदांग शास्त्र में जो गणित का सर्वोच्च स्थान है बेसिकली. तो मैथमेटिक्स जो है, फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स इज वन दैट कैन मेक विजिबल टू द इनविजिबल थिंग बेसिकली. अगर if we are deeply involved in mathematics, then we can sing, we can dance, and we can talk in terms of mathematics. That is possible. And you already, Dr. Gaurav explained the Ramanujan work about the magic cube. A wonderful cube he proposed at a very early age.
and you will that has several properties. So we should think like the Ramanujan. Then you can see here our development of the Indian Bharatiya mathematics, Ganit, basically. Anciently till 500 before that, later we can divide in some period as per period. Later classical period, medieval period, and modern period basically. And जैसे हम बात करते हैं Vedas, that is a source of knowledge or classification of knowledge. Mukunda Upanishad, if we see, Veda means body of knowledge basically. We can divide in two parts, para, apara. In the apara, apara means we talk about the Rig Veda, Yajur Veda, Sham Veda, Athar Veda. Fine. जैसे हम बात करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स जो है उसमें आप प्रीफेस, इफ यू रीड दैट प्रीफेस given by the Acharya Tirji, I will also discuss. We have some that great opportunity to learn from Acharya Tirji, great mathematician. He has written that book basically. He by the intuitions, he converted something from the Vedas, especially from the Earth Veda, into the some formula, 16 formula. Fine, or in terms of some 16 and some sub sutras. And these sutras not the one kind of shortcut tricks. Remember, every sutra you can, or we can, if we study deeply, even we can produce several PhDs basically. Fine. And a para means such kind of question. You can see the left side. We discuss about this. And one of the prime automation of the Vedic time, people seems to performing sacrifices, for which altars means some kind of Rig Vedi was there, and size were needed for that. That how they started the mathematics. Maybe it started that way. A constructor of altars, the Vedic priest have composed such kind of class of the text called Sulabh Sutra. And जैसे ऋग वेदी से आइडिया मिलता है ना बनाते, तो वहां से लाइंस का शेप का आइडिया हमें मिलना शुरू हुआ होगा उस टाइम. ठीक है, जैसे 800 BC की बात करें तो उस पे कल्प सूत्र, तो दैट इंक्लूड श्रोत, दैट मींस एम्प्लॉयड इन रिचुअल एसोसिएटेड with societal welfare, and grahya means ritual related to household. In this way we, and shul means geometry of the construction of fire altar like this. And so far as we have some Sulabh Sutra, you can see 7 Sulabh Sutra generally. Bodhayan Sulabh Sutra, we have several things in those Sulabh Sutra. Sulabh Sutra, it is one kind of textbook, you can say. Apastama Sulabh Sutra, Katyana, Manava Sulabh Sutra, and one of the very famous, a very popular, basically most ancient one, we can say it is a Bodhayana Sulabh Sutra. That if we are lover of our ancient knowledge system or Vedic time mathematics, we should read, at least we should try to get some kind of Sulabh Sutra. Then we will get several things. Fine. I'm stop sharing before that, then because I need to discuss some more thing. And Vedic mathematics basically the discovered by the name Sri Bharti Krishna Tirthi, in between coming from the Vedas. That also reference book also available. If anyone wanted to know, some books are available. Mathematics in Vedas. And you will see the several resources, several you can say references. I can show you one reference for those. You can get this reference. Yeah, that is a one very important book. You can see that there is a written history of Hinduism mathematics. One of the similarly Jainism mathematics, other religion mathematics are also available, and it is online. Anyone can purchase that book. We should read. If we read that kind of books, we will also get several references they have cited inside that book. It has 2 volumes, that is a part 2. It has algebra, geometry, several concepts they have discovered by the different kind of mathematicians, and from the ancient time. Ancient time, basically, that is a different name. That is another name. Ancient mathematics is a Vedic mathematics, basically, because it is the some source are generated from some kind of Vedas.
especially Arth Vedas. It is originate. If I talking about the Acharya Tirthji Vedic maths formula, and these I'm saying formula, but these are not the formula. And these trick, not the trick. These are the sutra, are very powerful in terms of the computational steps to reduce the computational time. That means if we use such kind of sutras in our research in computational steps, that means we will be able to reduce our time compiling, that means computational time. That means whenever we write the code in computer science using the mathematical logic, and if we try to run that program in the machine, and if we are able to reduce or compile the program in a short time, that means we will reduce the compile time, run time, and upper computation will be fast. If computer staff will be fast, that means we are saving some kind of money or time, several things, or manpower we are saving. That means we are contributing in terms of some kind of indigenous, we are promoting the indigenous concept. If we use, for example, suppose if we are coming from the statistical background, fine, and we are using T table, ANOVA table, some computational steps are there, okay, and if you use the traditional method, we have just or we use our some kind of calculator or some traditional method. But if we replace those traditional method with the help of Vedic mathematics 616 formula, we will get some improvement in the computation results. Okay, for example, I will show you how we can take the square with the help of duplex method. Very simple duplex method. I can show you. You can even no need to use paper and pen. For instance, let me share the screen again. For the duplex method, I can discuss here the duplex method in terms of this PPT. I think this is visible to all, I'm assuming here. Let me discuss some about the duplex method for the square. I can write here duplex method. Duplex method. I have not prepared the PPT, but I can discuss here duplex method. Duplex means how I can get the square of any number of digits, maybe 2 digit, 3 digit, or 4 digit. There is a method for this. Suppose we have a duplex, means suppose we want to find the duplex of A. A means we must remember this is A square. We find the duplex of two numbers. Two numbers means 2 digits, A and B. The duplex means we multiply A and B. First, that is a way mechanism to find the square. Okay, we can also find the square with the help of Vedic mathematics, other formula, Nikhilam, or other sutras, or Ekadikena. We can also use, but that is a more generalized way. That is more sophisticated, more easiest way basically to find the square of any number of digits. Let us suppose if we have 3 digits. So how we can write this AC plus B square? That means whenever we are multiplying A and C, you just take the twice, fine. Suppose A and C, then plus B square. And if you have 4 digit number A, B, C, and D, fine. Let us suppose so it can be A, D, and 2B. I will show you example, then it will be more interesting. First you see this one, A, B, C, D, E. Let us suppose we have 5 digit number that you need to square. What is A and E? You just write down. First, let me write down this. So that is the way. Okay. And suppose we want to find the square of 235. I'm consider any number randomly. Fine. So in that case, how we can find the square without using the pen and pencil? That is the way. We must know the duplex. Duplex means we must find the duplex of 1 digit first. Then duplex of 2 digit, we can use this one. Then we need to find duplex of 3 digit. Suppose if I consider the duplex of the 1 digit, left extreme right side digit is 4. Duplex is 4 means 16. So 16 we can write 6 and 1 with the carry that will add in the next duplex. So now next consider duplex of 3 digit. Duplex of 3 digit means AB. AB means you multiply with 3 into 4. That is a 12 multiplied by 2, that is 24. Fine, that is 24 and carry is 1. So you can write 24 plus 1, 25 and carry is 2. Fine. So in this way, we can writing like this. Now again, you need to find the duplex of this 3-digit number. 3-digit number, that 2, 3, 4. We will use this one duplex. If we use this one in finding the duplex, we will have the A and C means 3, 2 into 4, 8.
8 and 16 plus 9, we have 25, and we will add this 2, that becomes 27. Now again carries 2. Fine. So that is the way. And then again we will find the duplex in the reverse order, 2 and 3. 2 and 3, if we use this duplex of 2-digit number, we will get 4. Then again the duplex of 1, like this. So that is we become 1. So that is the answer of, that means square of this number 2, 3, 4. We can find easily. The mechanism is that suppose we have more than 3-digit number, 1, 2, 3, 4, and 5, and you want to find the square. We want to find the square. Let me change the color. So we must find the duplex of 1 first, then duplex of 2-digit, then duplex of 3-digit, duplex of 4-digit, duplex of 5-digit. The reverse way we need to go. Duplex of this 4-digit, duplex of 3-digit, duplex of 2-digit, duplex of single digit. If we use this, and if we use any of the form as per the number of digits, we can find easily, even because if we have practicing, so no need to write a pen, or you need to take pen or pencil. We can do directly, we can find directly that square. Okay, the reason is that whenever we are doing some data analysis, because now that is the era of the data science or machine learning or artificial intelligence. Okay, artificial intelligence, machine learning, that is nothing. It is a more refined way of this kind of just in real life, if you call it shortcut trick. Okay, but if we go our ancient knowledge system, and if you look at this system 16 formulae, you will get much more knowledge as compared to some other shortcut tricks or methods which is available in traditional system. Fine. So we must use in our research as well. Fine. So now same thing I can do in some other way. The screen is visible. Anyone please assure me screen is visible? Yes, sir. Okay, Yes, that's fine. That's fine. That's good. Same thing we can do with the help of some other method. I can show you that method. I have calculated that method put it in very easiest way. That method is squaring method. I'm again wanted to discuss a squaring method with the help of Nikhilam. There is one kind of square. Actually, we can use without a square or any number, but suppose that is a square. You want to find the square. Let us suppose you want to find the square of 9, 8. You must understand the tricks how we can reduce the computational time. 9 means we should find the first. Suppose this is a 9 number. We should find some kind of basically base. So here base, nearby base. Base is 10 here. If we see 9 nearby is 10. Fine. And base is there. Then we must find the something about the one is a real base basically. Okay. One is the base. One is real base. Fine. So what we will do here. Base is 10, real base is also 10. We will subtract. We will subtract base subtract from the number. The number is this 9. We will subtract this 10 from 9. 9 minus 10, which is equals to -1. Okay, we will write here -1. That you understand try to understand that method trick basically. Okay, so whatever you are subtracting here, you just take the square. We can generalize this more than 1 digit or 2 digits, in the same way. Okay, then this number -1. Okay, we need to add in this digit. So what is that addition? 9 plus -1, that is -1. Now we will have 81 like this. Fine. So similarly 8 if we want to. So near base is 10, and here also this is if we subtract 8, we will get 2. We will write 2 here and take the -2 square here first. Fine, like in nice way. And you need to add 8 minus 2, basically 8 plus -2, 8 plus -2. What we will get here 6, and we will take the square of 2, that is 64. We can find easily in this way. Fine. And suppose, let me introduce one more PPT. Suppose if we have other number, let us suppose we have 21 number. 2-digit number. Fine. So in this case, we need to select the base first. Select base is 20 here. That is a nearby more than 21. It is 21 is more than 20. Select this is we select the base. Fine. Because it is not a single digit. Fine. And original base is, if we count, is 10.
that will real or original base is 10. Okay, so for this we find the basically multiplicative factor, or I can say here MF. MF is 20 by 10. Now it will become 2. Okay, so it is very important. We need to find the multiplicative factor. Once we have practice, we can easily find, just looking the digits. 21, the multiplicative factor is 20 divided by 10, that is 2. Fine. So now what we will do here, for in this case, that number is 20. We subtract 21 minus 20. We will have one number. 1. We need to write here 1. Only 1 here. Fine. And we are subtracting this 21 plus 1. Note 21, just like a previous method. We are adding 21 plus 1. If we are adding in that digit, okay, that is the basically here 22. 1 square is 2. Okay, so now we will do multiply this multiplicative factor. That is a thing, very important thing. In the previous one, we are also multiplying. In that case, multiplicative factor is 1. Okay, but here multiplicative factor is 2. So now we are multiplying by 2. That is 44. 1 is here. That is a square of this 21. We can find easily. Okay, so we must now we should understand the power of such kind of mathematics. It is available in the form of 16 formula. Okay, so that is 1 is 10. Okay, so we can do other calculation or other areas. Fine. So our question of some open problems are there. Is that can we find some other formulas, or can we find the system where some fixed time is there, some algorithm time is given there. Okay, and if we use those formula in those problem, okay, or you can say what is the rate of convergence. Suppose we are doing work in numerical analysis or numerical method. Okay, so there is something is written there. What is the rate of convergence of the Newton-Raphson, for example, Newton-Raphson method. Okay, but that was obtained from the traditional method. But okay, but if we use such kind of formulas or sutras or sub-sutras, we should check for the comparative study as well. Are we able to reduce the computational time, the rate of convergence? In the same way, whenever we have large computational steps, whenever we have number of digits are more, can we design such kind of indigenous softwares or indigenous system, so that if we apply those formulas, and that will improve the efficiency, reliability, or speed, or whatever we are studying in computer science. Okay, or can we find faster, or can we search or fetch some kind of, suppose you are working in the bioinformatics, okay, some search we can find easily as compared to existing method. So in that case, we can use those formulas to reduce the algorithm speed, basically runtime. That is called the computationally good algorithm. We can design, and other way in sampling theory, in distribution, we can use such kind of things easily. But we should bring such kind of formula in our practice. It is most important. If we will not able, or we are not suggesting such kind of things to our kids or our student, so that is not the good indication, good sign for all entire India, entire Bharat basically. So we should promote such kind of things, and also we should start work and start thinking. Sometimes I can understand the names are new, or because we have not used, but whenever we start working, that will come in a picture. And we should thanks to our Acharya Tejji Maharaj, because he has given something intuitionally, just like Ramanujan, because he also believe on God, and by intuitionally he has given several things to do. Still the persons are working on his work. Great mathematician Ramanujan was not the ordinary person. Everyone knows about this. And beyond this, I can tell you something about some other mathematician. We should also look out the work done by the Bodhayana, Manwa, and Panini, also the Acharya Pingala.
and that is why request also our mathematical our communities, and we read, we know the father of the binary number 01 digit is Acharya, is Leibniz. Generally we found reference from there. Okay, but Acharya, if you study the Acharya Pingal was the poet born in 22nd BC and third in between BC. He has given the idea in not the 01 sequence, because he was a poet. He used the terminology Laghu and Dir Guru in terms of, because he was a poet. For example, he used the terminology. If I say sa re, let us suppose, that means long voice, long syllables term as the 1 and small syllable term as the 0. In that case, if we analyze those concept or relate, that means it, but only names were changed in ancient time, but now we have 01 yes no system is there. But that concept originate from, if we go in deeply, we will found that also the Panini in also the Acharya Pingal giving this concept long back. That means this idea coming from Indian origin. It shows that it is mentioned in that book. I can show you that book, Chand Shastra. Just a minute. This is a book. I refer this book, Pingal Krat Chand Sustram. I refer this book. If you see the chapter number 8, you will found something. And also Acharya Pingal given the idea about the matrices, something about the matrices, also the Fibonacci numbers. He has given the idea, and you will see several things proposed by the Acharya Pingal. Also, we should refer the work done by the Panini grammar. You will get something about in context of computer programming language. Something is giving in terms of it, although it is in Sanskrit, but some English text and regional text, some authors are also writing because as per the NEP, we want to promote our regional language as well. Fine. So in this way, other mathematician, I can see some list I have in other system, and Mahavira, Jayadeva, other name, because the names we had heard, rarely we heard those names. Sri Radhacharya work and Aryabhatta 1, 2, Varahamihir work, several mathematician. Okay, and I'm not saying GC mathematics is bad. I'm not saying like this. Okay, my request is that to all mathematician, community scholars and researcher, is that we should first study our ancient system, our heritage, our knowledge, Indian knowledge system, and then existing system is there. Then we should compare. Okay, then we should, if we compare, we will get something. Even we will get the ways how to reduce the gap, or we will, and some truth will come out to the in front of the world as well. Otherwise, it's very difficult. We will say yes, whatever Western world is doing, we will accept as it is, and we are forgetting our system. It is already maybe in different way. With this, I just conclude my discussion. I am hoping to have some discussion in so our colleagues, we can have discussion, and because we should feel proud our Indian knowledge system. Acharya Tirji, great mathematicians, Ramanujan, because we are celebrating birthday, great mathematician Ramanujan. Also other mathematicians we should celebrate, or we should give some work to our students as well. And with the source, some sources also, several sources are available, because we have not gone through. I have shown one books. I can see here the reference in the 16th and 17th century. They have mentioned the references. We have not, because we have not seen. That is why we not believe, or we forget our ancestors, great mathematician. With this, I thanks and give him the opportunity. My my friend Dr. Gaurabji and Pran Sangathan Mantri, Adarni Pran Sangathan Mantri Bhuvan Bhai Sahab ji, and mere colleagues and mere friends, my our mathematical community. Thanks, because I have PhD interview, so I am stopping my discussion. Actually, I have several things to show, because I have studied something. Thank you again. Thank you. Namaste. Any question? I have.
ready, happy to discuss. Sir. Any questions? Any questions have ready to discuss? Thank you very much, Professor Gajendra ji, for your wonderful lecture. We are really delighted to have you with us as a keynote speaker, and you delivered a really very wonderful lecture. And I really feel honored in welcoming you in this seminar and convey my sincere thanks that you have given us opportunity to listen a very wonderful things and very interesting things related to Vedic mathematics. मैं आभार व्यक्त करता हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करता हूँ पूरे विद्या भारती परिवार की तरफ से आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और हम सभी का को अपने इस ज्ञानवर्धन उद्बोधन से हमें लाभान्वित किया। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे विद्यालयों में हमारे सभी आचार्यों को, हमारे सभी भैया बहनों को आपके इस इन ओजस्वी उद्बोधन का हमें लाभ प्राप्त होगा, ऐसी मुझे भविष्य में भी आशा है। और बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आप हमारे साथ जुड़े, जबकि आज इंटरव्यू आपके विश्वविद्यालय में है। माननीय भुवन जी भाई साहब का विशेष रूप से हमें अभी उनका पाथेय प्राप्त होगा, और मैं चाहूंगा कि आप जाएं उससे पहले उनका पाथेय भी आप थोड़ा सा सुन के जाएं। और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गजेंद्र जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे माननीय प्रांत संगठन मंत्री जी, जो निरंतर हम सभी की चिंता करते हैं, पूरा विद्या भारती परिवार आपके कुशल मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय भुवन जी भाई साहब से कि अपना उद्बोधन हम सभी को देने का कष्ट करें। आपका था, आपका है। हो गया खाया। भुवन जी भाई साहब, संगठन मंत्री जुड़ने का नाम लिखते हैं। संगठन मंत्री थैंक यू सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये एंड हो गया। यू मेरा आ रहा, थैंक यू सो मच, एंड हो गया। बंगवाल जी आप हैं यहाँ? आदरणीय बंगवाल जी, नथीलाल बंगवाल जी। जी भाई साहब, मुझे लग रहा है भाई साहब तो शायद उनकी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जी अभी तक कनेक्ट थे, तो मैं आपसे ही अनुरोध करूंगा कि अंत में आप आज हमारे प्रोफेसर गजेंद्र जी का आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। धन्यवाद श्रद्धेय प्रोफेसर गजेंद्र प्रताप सिंह जी। आप ने विद्या भारती उत्तराखंड के अपने आचार्य बंधुओं का मार्गदर्शन किया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या भारती के समस्त कार्यकर्ता आप अपने हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और अपने डॉक्टर गौरव वासने जी को भी, जिन्होंने इस प्रकार का ये आयोजन करके और हम आचार्यों को और हमको सबको एक मार्गदर्शन किया है। और मुझे निश्चित उम्मीद है कि अपने आचार्य बंधु जो इस में जुड़े हैं और बहुत अच्छी संख्या में जुड़े भी हैं, तो वो इसका भी अपने जीवन में और अपने श्रेष्ठ शिक्षाविदों का जब को हमको ये इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है, तो
उसके लिए हम कहीं ना कहीं अपने को भी आज के इस शिक्षा जगत में, इस नवाचार में अपने श्रद्धेय जनों के बताए हुए मार्गदर्शन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और मैं तो श्रद्धेय प्रांत संगठन मंच जी का भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि निरंतर विद्या भारती में अपने जितने भी संचालित विद्यालय हैं उनमें कार्य करने वाले आचार्यों के विकास के लिए, आचार्य विकास के लिए, प्रधानाचार्य विकास के लिए, और हर दिन किसी न कहीं शिक्षा शास्त्री को, आप जैसे शिक्षा शास्त्री अपने डॉक्टर प्रोफेसर गजेंद्र जी, प्रोफेसर गौरव वासने जी, कि जो अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में जिनको भी इंटरव्यू लेने जाना है फिर भी विद्या भारती के लिए समय निकाला, अपना समय दिया। मैं संपूर्ण परिवार की ओर से, विद्या भारती परिवार उत्तराखंड की ओर से आपके दीर्घ यशस्वी जीवन की कामना करता हूं। और आप श्रेष्ठ दोनों जनों से निवेदन करता हूं कि समय समय पर हम लोगों का इसी प्रकार मार्गदर्शन करते रहें। मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है कि मैं आप सबका और वर्णन कर सकूं, महिमा वर्णित कर सकूं। आप यशस्वी हैं, आप नॉलेजवान हैं, हम सबको आपका नॉलेज मिलता रहे, इतनी सी वो करते हुए अपने आचार्य बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, आपने हम सब के लिए और अपने उसके लिए, ज्ञान के लिए इस श्रृंखला से जुड़े और बहुत कुछ प्राप्त भी किया होगा। आगे भी इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा दोनों शिक्षाविदों से जो उच्च शिक्षा में अपना नियोजन दे रहे हैं, तो वो हमको भी समय समय पर इसी प्रकार से हमको पाते देते रहेंगे और हम सब उसको ग्रहण करते रहेंगे। पुनः मैं प्रांत संगठन मंच जी का, डॉक्टर गौरव वासने जी का और डॉक्टर गजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद देकर के अपनी बात पूरी करता हूँ और नमन करता हूँ सभी को। जी भाई साहब, नमस्कार, जरूर रहेगी सर।